नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। राहुल पास या फेल, जहां देश में एक बार फिर से चुनावी संग्राम छिड़ा हुआ है। ये संग्राम 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव का है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा चुनाव की तरह लड़ाई मोदी बनाम राहुल की है। इस चुनाव में राहुल गांधी पिछले चुनाव से भी ज्यादा आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं। वो भाजपा, संघ और पीएम मोदी सरकार पर सीधा हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस को राहुल गांधी के इस आक्रामकता का फायदा मिलने की उम्मीद है, तो भाजपा मान रही है कि राहुल गांधी हमेशा फेल हुए हैं और एक बार फिर फेल होंगे। तो राहुल पास या फेल, इस 3 राज्यों के चुनावी संग्राम में चर्चा आज हम इसी पे करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है। पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए। बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। जिन्होंने 5 साल तक जनता का हक छीना, अब वो चुनाव में बड़े बड़े वादे करके आपको भरोसा जीतना चाहते हैं, आपकी आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। झारखंड के लोगों को इन झूठ की दुकान वालों से सावधान रहना है। मैं भी इनसे पूछना चाहता हूं, झूठ की नई जलेबियां, ये झूठ की नई जलेबियां परोसने से पहले अरे जरा पुराना हिसाब तो दे दो। इन्होंने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, उसे वादा क्या हुआ? उस वादे का कुछ भला हुआ क्या? वादा पूरा हुआ क्या? इन्होंने युवाओं के लिए भर्ती के नाम पर वादा किया था, मुझे बताइए वादा पूरा हुआ क्या? उन्होंने काम किया क्या? ऐसे कितने ही वादे किए थे। क्या ये सोने के सिक्के जो अलमारियों में से नोटों निकली उसमें दब गए हैं क्या? राहुल 2 बार से फेल हो रहा, तीसरी बार और प्रचंड बहुमत से फेल हो। राहुल 2 बार से फेल हो रहा, तीसरी बार और प्रचंड बहुमत से फेल हो। देखिए, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं और जिस तरह से देश का नौजवान उनको पसंद कर रहा है, बुद्धिजीवी वर्ग पसंद कर रहा है, तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फ़ायदा हुआ था, इंडिया गठबंधन को पूरे देश में लोगों ने समर्थन दिया, मैं समझता हूँ इन 3 राज्यों में भी कांग्रेस को भारी समर्थन मिलेगा। राहुल गांधी जी जब जाते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ के जो कांग्रेस के नौजवान कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनमें जोश बढ़ता है और ज़्यादा ताकत से वो लोग काम करते हैं और उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। लोकसभा चुनाव के बाद वैसे ही पूरा विपक्ष कॉन्फिडेंट में है। अब 3 राज्यों में चुनावी संग्राम में जोर शोर से जुटी हुई है कांग्रेस और लोकसभा चुनाव से ज्यादा आक्रामक मोड में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। क्या राहुल गांधी की इस आक्रामकता का फायदा इन चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा और बीजेपी इसे फेल क्यों करार दे रही है? चर्चा करेंगे। खास पैनल जुड़ गया है, परिचय आपका करा देते हैं। प्रवक्ता कांग्रेस से समर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, भाजपा मध्य प्रदेश से है मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। समर जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। 3 राज्यों में चुनावी संग्राम और ज्यादा आक्रामकता मोड में नजर आ रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन भाजपा इसे फिर फेल बता रही है। पहले भी फेल हुए हैं, इस बार फिर फेल होंगे। जी, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के करोड़ों
टैक्स पेयर का पैसा लगाकर राहुल गांधी जी की इमेज को पिछले 10 सालों से जो खराब करने की कोशिश करी, वो काफी हद तक उसमें सफल हुए। लेकिन अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश और देश के लोगों की आंखें जो है खुल रही है। ये तो बात डीएनए की होती है कि एक व्यक्ति जो है उसको अंडमान निकोबार की जेल में पहुंचा दिया जाता है और वहां पर माफी लिखने लग जाता है। दूसरा व्यक्ति जिसने कभी अब चाय नहीं बेची, कभी रेलवे स्टेशन नहीं देखा, वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के बाद बोलता है कि मैंने मेहनत की है। जिसने आज तक उंगली कटा के शहीद होने वाले लोगों में से है भारतीय जनता पार्टी। वहीं देखिए एक व्यक्ति जो कि 9 साल जेल में रहता है, उनके नाना जी, उनकी दादी जी जो कि अपने शरीर के ऊपर 40-40 गोलियों का जख्म खाती हैं, वो, उसके बाद में उनके पिताजी जिन्होंने अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करा दी। इस प्रकार के देशभक्त और अच्छे इंसान को जो कि हजारों किलोमीटर पैदल चलता है, उसको देश को जोड़ने के लिए, उसे बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर कोशिश करी। लेकिन अंततः यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश थी ये नाकाम हुई और लोगों के सामने इनका असली चेहरा आ गया। जहां तक की बात है लोकसभा चुनाव के अंदर 400 सीटों की डींगे हाँकने वाली भारतीय जनता पार्टी और महामानव, नॉन बायोलॉजिकल महामानव कहते थे कि 400 सीटें लाएंगे, 240 पे सिमट गए। उसके बाद भी हम 99 सीट लाने के बाद भी इसलिए कुछ थे क्योंकि हमने एक जो फांसीवादी पार्टी थी उसको देश के संविधान के साथ में खिलवाड़ नहीं होने दिया। पिछड़ी जाति के लोग, दलितों और आदिवासियों के साथ में हमने अत्याचार नहीं होने दिया। और इसी प्रकार की जो लहर है अब पूरे भारत में आप देख रहे हैं किस प्रकार से महामानव जो आप एक समय पर संसद को डोमिनेट करते थे, अपने हिसाब से संसद की कार्रवाई चलवाते थे, आज छोटा समूह लेकर बैठते हैं और जो है विपक्ष के सवालों के समय उठकर चले जाते हैं, वॉकओवर देते हैं। तो साफ है उनका कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है। राहुल गांधी जी की इमेज दिन पे दिन भारत के अंदर, युवाओं के अंदर और बुद्धिजीवी वर्ग के अंदर बढ़ती जा रही है। यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ जो लोग थे वो अब राहुल गांधी जी के इस शरण में आ गए हैं। आज भी 1 घंटे पहले ही घटना है कि हरियाणा के एक पूर्व भाजपा के नेता जो थे वो भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी में आ जाते हैं। बहुत सारी चीजें देखिए पहले भी कांग्रेस में ही थे। जी, पहले भी कांग्रेस में ही थे। पहले भी कांग्रेस में थे, फिर लौट कर वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, फिर लौट कर वो बीजेपी कांग्रेस में आ गए। तो ये आप देखिए इस प्रकार से ये जो पलट हो रहा है, उलट पुलट हो रही है राजनीति के अंदर भारत की, ये सब देख रहे हो। जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे भाई, जितने भी वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, ये बता रहे हैं कि समय ज्यादा बचा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास में, क्योंकि इन्होंने देश को पूरी तरीके से खोखला कर दिया है और धीरे धीरे इनका जो काला और स्याह चेहरा है भारतीय जनता के सामने आ रहा है। लोग राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं, युवा राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं, वो जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। आपको कहाँ राहुल गांधी फेल नजर आ रहे हैं? मैं इन 3 राज्यों के चुनावी संग्राम की बात करूंगी, झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और जहां तक बात राहुल गांधी जी की है, तो राहुल गांधी जी पहले तो परीक्षा में बैठे, परीक्षा में बैठने के बाद ही फेल और पास का निर्णय होगा। तो मुझे अभी ऐसा लगता है कि अभी उन्हें और अभ्यास की आवश्यकता है। और लगातार मैं देख रहा हूं कि मध्य प्रदेश में भी वो चुनाव में रहे, उत्तर प्रदेश में भी वो चुनाव में रहे, और क्या परिणाम निकले। लोकसभा के चुनाव में हमने देखा 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप देख रहे हैं जहां उनका एक गठबंधन था, उसके बाद भी वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। और आप अन्य राज्यों में भी देखें, जहां जहां राहुल गांधी जी की यात्रा निकली, उन राज्यों का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि वोट प्रतिशत किसका बढ़ा। तो आज भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का ध्यान है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का रुझान है, वोट प्रतिशत लगातार भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है। तो आप राजस्थान के जब आंकड़े देखेंगे कि विधानसभा चुनाव में कैसे थे, आप छत्तीसगढ़ के देखेंगे, आप मध्य प्रदेश देखेंगे, और मैं अभी और आने वाले समय में ही बता रहा हूं कि आने वाले समय में जब आप दिल्ली में भी चुनाव होंगे तो भी आपको ध्यान में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी और पिछले चुनाव से भी तुलना करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि अन्य राज्यों के जब हम चुनाव के परिणाम देखते हैं तो जो पिछले चुनाव के परिणाम निकले उससे और अब में कितना परिवर्तन हुआ, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का रुझान बढ़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी का इसमें कुशल नेतृत्व है। जहां मोदी जी के लोकसभा चुनाव में तो हाफ हाफ पर ले आई कांग्रेस, तो वही हमारी सफलता है। आशीष जी, हरियाणा की परिस्थितियां तो कुछ और है, जम्मू कश्मीर की कुछ और है, झारखंड की कुछ और है। हरियाणा में तो लोकसभा चुनाव के परिणाम 5-5 पे पहुंच गए। कई सीटों पर तो मजबूत है बहुत ही ज्यादा कांग्रेस, या भाजपा को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। खैर
चुनाव हर प्रचार एक का अंतिम दिन राजनीतिक था दल आज। की अपनी एक भौगोलिक रचना, भौगोलिक काम करने की शैली होती है। जम्मू कश्मीर के अंदर परिस्थितियां अलग हैं, हर राज्यों की भी परिस्थितियां अलग होती हैं और हर राज्य के कुछ स्थानीय मुद्दे भी होते हैं। ये बात भी स्वीकार करने वाली बात है। बिल्कुल। परंतु जब लोकतंत्र में कोई चुनाव में जाता है तो उसके पहले उसे अपने अतीत को भी बताना पड़ता है और अपने भविष्य को भी बताना पड़ता है कि भविष्य में हमारी कार्य योजना क्या रहेगी। और लोकतंत्र में तो ये व्यवस्था है कि जो सरकार में रहेगा या जो विपक्ष में रहेगा उसे अपने दायित्वों के बारे में बताना पड़ेगा। सरकार में है तो उसे अपनी उपलब्धियां बतानी पड़ेंगी, विपक्ष में है तो उसे बताना पड़ेगा कि हमने अपने विपक्ष के दायित्व को कितना निभाया। तो जहां तक इन राज्यों की बात है तो भारतीय जनता पार्टी अपने दायित्व को निभाती रही है और यही कारण है कि आज जनता का रुझान भी इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। चले ठीक है, देवदत्त जी से प्रतिक्रिया लूंगी मैं। देवदत्त जी, इन 3 राज्यों की बात की जाए, देखिए इस विधानसभा चुनाव में तो स्थानीय मुद्दे काम करने चाहिए, लेकिन फिलहाल देश की परिस्थितियां कुछ ऐसी है कि मोदी बनाम राहुल गांधी ही चल रहा है, चुनाव कोई भी हो। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड में भी यही कुछ परिस्थितियां बनी हुई है, लेकिन तीनों ही राज्यों की तासीर अलग है, तीनों ही जगह अलग मुद्दे काम करेंगे। क्या लगता है आपको? एकता हिंद की विशेषता ये भारत का है कि विभिन्न राज्य, विभिन्न तासीर के लोग रहते हैं, विभिन्न राजनीतिक वातावरण है। लेकिन पूर्व से पश्चिम तक अपन देखें, खासकर उत्तर भारत में तो मुख्य प्रमुख प्रतिद्वंदी दल भाजपा और कांग्रेस ही है और इन 3 राज्यों में भी दोनों के बीच मुकाबला है। तो निश्चित है कि दोनों ही दल देश के जो अधिकांश राज्यों में प्रभाव रखते हैं या अधिकांश बूथों पर, ये दोनों ही दल हैं। लेकिन ये लिटमस टेस्ट की तरह होते हैं विधानसभा चुनाव, देश की तासीर क्या कह रही है। और इसलिए आप देखें कि दोनों ही दल पूरा जोर लगाए हुए हैं। भाजपा अपने प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय नेतृत्व को लगाए हुए है, तो भी पूरी ताकत लगाए। राहुल गांधी पूरी विपक्ष के तेवर वाली आक्रामकता भी इसलिए दिखा रहे हैं कि हम सीरियसली ये चुनाव लड़ रहे हैं और थोड़ा सा उनको एनर्जी लोकसभा चुनाव के दौरान मिल गई कि वो विपक्ष की नेता बन गए। नहीं था पिछले 2 चुनाव से तो इतनी सीटें नहीं आ रही थी कि विपक्ष के नेता पद का ही कांग्रेस हासिल कर सके। तो ये होता है कि एक चुनाव उत्साह बढ़ा देता है, तो उनका उत्साह बढ़ा हुआ है और कांग्रेस कई बार ऐसा उलटफेर करने में सफल भी हुई है। लेकिन भाजपा जो है वो जो 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में रहती है, वो ये सब समझ रही है कि यदि इन राज्यों में कांग्रेस आती है तो फिर आगे और राज्य है, अभी महाराष्ट्र में और भी जगह चुनाव होना है, तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। पर धीरे धीरे वो एक तरह से पूरे देश का माहौल भाजपा के खिलाफ हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ अंतर आया है परिणामों से, इसलिए भाजपा पूरी ताकत लगाए और कांग्रेस को कोई मौका नहीं देना चाहती कि वो फिर से चुनावी जीत हासिल कर सके। उसको जो हाशिए पे ढकेला है तो वो इसको रखना चाहती है भाजपा। यही कारण है कि अभी तक राष्ट्रीय नेतृत्व इस तरह की दिलचस्पी नहीं लेता था राज्यों के चुनाव में, जिस तरह से अब लेना शुरू हो गया है। वहीं से सब पूरा मैनेजमेंट होता है, यहाँ तक कि मतदाता पर्ची वितरण की कंपनी भी तय हो जाती है और हर चीज, सभा मैनेजमेंट पूरा दोनों दलों का राष्ट्रीय नेतृत्व देख रहा है। हमें लगता है कि इस बार के जो चुनाव होंगे वो इन दोनों ही प्रमुख गठबंधनों को लोकसभा चुनाव और फिर इन 3 राज्यों के चुनाव सोचने पे मजबूर करेंगे कि आखिर हमने क्या पाया, क्या खोया, या देश का मतदाता क्या चाहता है। हमें विपक्ष को तो मजबूत चाहता है, सत्ताधारी दल के बारे में उसका क्या कहना है, या विपक्ष की तरफ उसका रुझान बढ़ रहा है। बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है लोकसभा चुनाव के बाद। समर जी, आक्रामक मोड में तो राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, लेकिन जो फाइट है वो टफ नजर आ रहा है। देखिए, पहले हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो पहले ये था कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, लेकिन जब दिन गुजरते गए, प्रचार प्रसार बढ़ा, तो कहीं ना कहीं टफ फाइट होती चली गई है। जी बिल्कुल सही बात है। जैसे मीडिया का बीच में इंटरवेंशन होता है कहीं पर भी हारती हुई पार्टी के लिए, मैं किसी मीडिया हाउस पर इसका आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये अमूमन देखा गया है। हमने भी एक जो है एग्जिट पोल करने वाली कंपनी के सीईओ को रोते हुए देखा है लोकसभा चुनाव के बाद में। तो इस बात से साबित होता है कि ये आखिरी में लोगों के मैंडेट को बदलने के लिए, उनकी मानसिकता को बदलने के लिए साजिश के रूप में हम कांग्रेस पार्टी को देखती है। जहां तक बात है
कि कांग्रेस पार्टी जो चुनाव लड़ती है वो जन सामान्य के मुद्दों पर लड़ती है, वहां की व्यवस्थाओं के लिए लड़ती है। जो कुव्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसी भी अन्य पार्टी द्वारा चलाई जाती है उसके खिलाफ लड़ती है। गरीबों, मजलूमों, बुजुर्गों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं और बेरोजगारों के लिए हम लोग लड़ते हैं। तो हमारा कुल मिला के यह है कि हम जो हमारा चुनाव लड़ने का मैंडेट होता है और जो मानसिकता होती है वो इस प्रकार से होती है कि हमें एक अंतिम छोर पे बैठे हुए आदमी तक सारी सुविधाएं पहुंचानी चाहिए, जो कि एक विश्व स्तरीय राज्य में या देश स्तरीय राज्य में होना चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि चुनाव हो रहे हैं, हम चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, हम नहीं है। जिस प्रकार से 365 दिन जो है आप चुनावी मॉड्यूल मेरे बॉस में रहते हैं, हम नहीं रहते हैं। हम चुनाव को प्रभावित नहीं करते। हमने चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव देखे किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से ये सीजेआई के घर पे जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर अपनी होती हुई हार को देखने के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र उससे आते हैं। तो हमारे मुद्दे ये नहीं, हमारे मुद्दा है मणिपुर। हमारे जो राहुल गांधी जी है वो मणिपुर जाते हैं, सीना चौड़ा करके जाते हैं और वहां पर उन लोगों के लिए काम करते हैं। सड़क सड़क घूमते हैं, गरीब लोगों से मिलते हैं, उन्हें सीने से लगाते हैं। जिनको धुतकारने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है 5 साल बाद चुनाव जीतने के, वो काम जो है वो राहुल गांधी जी अभी कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है, राहुल गांधी जी की छवि दिन पे दिन उभर कर आ रही है। जितना भी प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने करा उसका असर भारतीय जनता पार्टी को विपरीत हो चुका है। और जहां तक हमारे मित्र तिवारी जी अभी कह रहे थे कि चुनाव के अंदर जो है स्थिति मजबूत हो रही है, तो एक बार जब स्पष्ट बहुमत की सरकार है जो 240 पर आ जाती है, मुझे नहीं लगता है कि आपकी स्थिति जो है वो सुदृढ़ हो रही है, बुरी होती जा रही है। क्योंकि आपने जनता के मुद्दों पर काम नहीं करा, आपने सिर्फ सत्ता की मलाई को खाने का काम करा है, सत्ता की लोभ लेने लालच देकर लोगों को अपनी पार्टी में जोड़ने का काम करा है, अपनी जेबों को भरने का काम करा है। गरीब आदमी आज भी गरीब है, करोड़ों रुपए अरबों रुपए जो है वो एक ऐसे व्यक्ति के जो है पीआर एक्टिविटी पे खर्च कर दिया जाए जो मजलूमों के और गरीब लोगों के मुंह तक उसका निवाला नहीं पहुंचा है। तो ये सब चीज देख रहे हैं लोग। 10 साल हो गए, 10 साल के अंदर एक व्यक्ति की जो असली छवि थी वो बाहर खुलकर आ चुकी है। और एक व्यक्ति जिसको आप अलग अलग नामों से बुलाते थे, वो आज उसको जननायक के रूप में भारत की जनता देख रही है। तो आने वाले 8 अक्टूबर को हम देखेंगे हरियाणा के अंदर और ऐसे जम्मू कश्मीर और झारखंड और महाराष्ट्र में जब चुनाव होंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अमूलचूल जो है परिवर्तन होगा सत्ता के अंदर और कांग्रेस पार्टी को लोगों का समर्थन अवश्य मिलेगा। आशीष जी जवाब दे दीजिए इसका। देखिए, अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने जिस प्रकार से बातें कही, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, हम राहुल गांधी जी के पिछले बैकग्राउंड पे जाएं कि उन्होंने जिन जिन राज्यों में अपनी यात्रा निकाली, उन राज्यों में क्या वोट प्रतिशत बढ़ा। और मैंने तो यहाँ तक देखा उस यात्रा के दौरान कि कांग्रेस के लोग ही, कांग्रेस के कार्यकर्ता ही आपस में भिड़े और कई जगह पे तो रास्ते को लेकर भी विवाद रहा। ये बात चूंकि समर जी मध्य प्रदेश से हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें पता है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस के लोगों के बीच में कितना मतभेद था कि उनकी यात्रा किस जिले से होकर जाए। तो यही स्थिति उनके अन्य राज्यों में भी रही जब उनकी यात्रा निकली। और लगातार उनके प्रति जो लोगों का भाव था कि कांग्रेस के एक बड़े परिवार के व्यक्ति जनता के बीच में आए हैं, तो निश्चित तौर पे लोगों को लग रहा था कि इनके साथ जनता जाएगी या जनता इनके साथ यात्रा में होगी। पर जब हम देख रहे थे उस यात्रा के वीडियो आ रहे थे, लगातार जनता के बीच में वीडियो दिख रहे थे, तो उन वीडियो में साफ दिख रहा था कि कांग्रेस के केवल कार्यकर्ता थे, कुछ बुलाई हुई भीड़ थी और कांग्रेस की उस यात्रा में गिनती के लोग होते थे। मतलब एक इतने बड़े लीडर की यात्रा में कितनी संख्या होना चाहिए, उस संख्या का भी एक मूल्यांकन होना चाहिए था। तो मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के साथियों से कि कम से कम आप उस यात्रा के दौरान कितने लोग रहे, क्या ये संख्या आप बता पाए? क्या आप जनता के बीच में बता पाए कि कितने जिलों से वो होकर निकले और कितने लोगों से मिले? तो मुझे ऐसा लगता है कि यात्रा का भी क्या प्रभाव नहीं पड़ा। वो तो एग्जाम्पल इसी का देते ना, लोकसभा चुनाव के परिणाम आप देखिए, विपक्ष ने इतना गेन कर लिया सीटों। बिल्कुल मैं लोकसभा चुनाव के परिणामों की भी बात करता हूँ। वोट प्रतिशत किसका बढ़ा? आज भी भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा हुआ है। दूसरी चीज एक बात और है, लोकसभा के चुनाव में सारा भाजपा एक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के हवाले से बात कर रहा हूं। ठीक है सुन लेते हैं। ठीक है, एक मिनट समय। आखिरी में जो 17 की जो आपको फॉर्म दिया जाता है वो आपको इस बार नहीं दिया गया। आपने किस प्रकार से चुनाव लड़ा है और किस प्रकार से जीता है ये पूरे देश और पूरी दुनिया जानती है। ठीक है, उसमें हमको कोई बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है एक धक्का और देंगे, 240 है,
100-125 पे लाके खड़ा कर देगा। चलिए, एक जवाब बार देंगे। लंबे 5 समय साल तक में हम मतलब सरकार में हैं, हालांकि तो इसका परिस्थितियां मतलब तो है समझ कि में जनता आएंगी। लोकसभा हमें चुनाव के प्यार परिणाम करती के है, ठीक क्योंकि बाद जनता कई जनता राज्यों उसी में को वोट विधानसभा करती है चुनाव। जिस पार्टी को या जिस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को वो पसंद करती है। और आप देख रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का रुझान बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को कितने के वोट सांसद मिले अधिक वाराणसी मात्रा से? में जीत रहे हैं। उसका कारण है कि मोदी भारतीय जी जनता कितने पार्टी वोटों के से जीते प्रति हैं? लोगों का रुझान है। उसे पता है कि भारतीय जनता पार्टी मैं जो नहीं, कहती है वो करती है। तो हम मैं तो लर्नेड हमारे प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी को कितने वोटों से जीत मिली है वाराणसी में, तो ये माना जाना चाहिए कि उनका वो लोकप्रियता खत्म हुई। जिस एग्जाम को देने के लिए एक बच्चे ने 30 साल तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ा, अयोध्या 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 अयोध्या, वो उसी सब्जेक्ट पर फेल हो जाता है, इसको क्या मानेंगे आप? आशीष जी जवाब दे दीजिए, फिर देवदत्त जी का रुख देखिए, करेंगे। अयोध्या के विषय पे बोलने के पहले मैं अब अयोध्या के विषय जब छेड़ेंगे तो बहुत सारी बातें सामने आएंगी। और मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य लिया था उसको पूर्ण किया। अयोध्या के अंदर हमने काम किया, और ये हमने नहीं, सरकार ने जो काम किया वो दिखा, और साथ ही साथ संगठन ने जो काम किया वो दिखा। और रही बात चुनाव के जीतने और हारने की, तो कई बार हम परिस्थितियां होती हैं, इस बात को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। कई बार परिस्थितियों के कारण भी हम लोग हार जाते हैं, कई बार हम संख्या बल के कारण भी हार जाते हैं। और ईश्वर जो है मन में बसता है, माइकों पर और स्टेजों पर और आपके भाषणों में नहीं बसता। उस समय भी वोट प्रतिशत ईश्वर को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, भगत सिंह को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। कल गांधी जयंती थी, गांधी जयंती पे सफाई अभियान चल रहा है, गांधी जी के पुतले को गोली मारने वाले लोग 2 अक्टूबर के दिन आते हैं, 2 झाड़ू 4 पत्ते हिलाते इधर उधर। ठीक है, विषय नहीं है, बिल्कुल देवदत्त जी का रुख करूंगी मैं। ठीक है समर जी, हम 3 राज्यों की बात करें, चुनावी संग्राम की बात कर रहे हैं। जितना हमने उनके बताए हुए मार्ग पे चलने का काम किया है। ठीक है, शांत हो जाइए। देवदत्त जी का रुख करूंगी। देवदत्त जी, जिस तरह सियासत देश में देखने को मिल रही है और जो चुनावों के परिणाम आ रहे हैं वो दिलचस्प होते जा रहे हैं। टफ फाइट विपक्ष और सरकार के बीच एक तरफा कुछ भी नहीं है। तमाम तरह के मुद्दे, जो भी जिन मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए उन मुद्दों पर राजनीति, बहुत सारी परिस्थितियां देखने को मिल रही है। और यह भी माना जा रहा है कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में आ रही है कई राज्यों में। क्या लगता है आपको? देखिए, अब देश में जैसे लहर के चुनाव नहीं बचे कि कोई सी बड़े नेता के प्रति या बड़े दल के प्रति आकर्षण हो और एक बयान जारी हो, एक सभा हो और माहौल बन जाए। अब चुनाव जो हो गए वो मैनेजमेंट के चुनाव हो गए हैं, जो मैनेजमेंट कर ले, जो समीकरणों को साध ले। और इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस ने जिस तरह समीकरण साधे, तो उसमें लोकसभा चुनाव में 99 सीटों तक पहुंच गई और नेता प्रतिपक्ष भी बन गए। तो उसी चुनाव में क्या उत्साहित करके कांग्रेस पूरे राज्यों में अपना प्रभाव जमाना चाहती है, अपने पुराने गढ़ों को देना चाहती है, उन 3 राज्यों के बहाने वो एक नई ऊर्जा प्राप्त करना चाहती है। लेकिन जिस तरह से राजनेताओं ने और दलों ने जो व्यवस्थाएं बना रखी हैं कि अब चुनाव किस तरीके से लड़े जाएंगे, वो जरा वो होता है कि विचित्र होता है। उसका कई बार चर्चा में बने रहने के लिए कभी जो जाति के, कभी धर्म के मुद्दे लगाए जाए, जबकि बुनियादी मुद्दे जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं चुनाव में वो इशू होना चाहिए। महंगाई है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, महिला सुरक्षा है, ऐसे सब मुद्दे उठना चाहिए जिनके आधार पर जनमत तैयार हो। लेकिन कोई जाति की बात करता है, कोई धर्म की बात करता है। तो जो थोक में वोट लेने की जुगाड़ दल करते हैं, क्योंकि जाति और धर्म के नाम पर तो थोक में वोट जाते हैं, लेकिन मुद्दों पे तो एक एक वोट आपको अपने पक्ष में करना पड़ेगा, लोगों को प्रभावित करना पड़ेगा कि हम हैं सही और सामने वाला है गलत। तो ये चाहिए कि जो जनता के मुद्दे वो चुनाव मुद्दे होना चाहिए। अन्यथा जो नैसर्गिक नेतृत्व है कई बार वो रह जाता है और ऐसे नेता चुनाव जीत जाते हैं जिनकी उस क्षेत्र में जाति की संख्या है या धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हो जाता है। तो ये देश के लिए और दलों के लिए, भविष्य के लिए ठीक नहीं है। ठीक यही है कि हम बुनियादी मुद्दों पर चुनाव लड़ें और जो जनता चाहती है उन मुद्दों पर चुनाव लड़ें, और एक तरह से जीत के लिए इतनी प्रतिष्ठा न लगाएं कि हमें हर हाल में जीतना ही है। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी दल का नेता प्रत्याशी कहता है कि हम जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इतनी सेवा करने की आप में आतुरता क्यों कि साम दाम दंड भेद से आप लड़े और एंड कैंड सेकंड चुनाव जीते?
यदि जनता मौका देती है तो आप सेवा करिए, और नहीं देती तो आप तो वैसे भी क्या जरूरत है क्या सेवा के सिर्फ लिए। जीत ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, जनता से जुड़े मुद्दे भी सामने आने चाहिए, कितना काम हुआ, आगे क्या हुआ, लेकिन फिर भी वो नजर नहीं आते। लेकिन देखना होगा ये 3 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आएंगे वो बहुत कुछ तय कर देंगे आगे की राजनीति के लिए, दोनों ही राजनीतिक दल और तमाम राजनीतिक दलों के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राहुल गांधी की आक्रामकता दिखाई दी इन 3 राज्यों में, चुनाव चल रहे हैं और इसी में दिखाई दे रहे हैं और ज्यादा आक्रामक मोड में नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी एक बार फिर उसे फेल बता रही है, पहले भी फेल हुए हैं, अब भी फेल होंगे। हालांकि देखना होगा कि परिस्थितियां तीनों राज्यों की अलग है, मुद्दे अलग है, वहां की जनता का चुनाव कितना अलग होता है। एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।